बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखने प्रोग्राम हक़ाइक़, मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। मज़ीद ये भी सामने आ रही है बात कि चूँकि जंग और मुज़ाकरात दोनों की बात की जा रही है, ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेज़ हो गए हैं ताहम मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, कुछ समझ भी आ रही हैं चीज़ें कि बहुत अरसे से ईरान में रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये इसके बाद जब पाक भारत जंग हुई थी तो उसके बाद जब इजराइल और ईरान की बाकायदा एक जंग शुरू हुई तो उसमें भी यही कोशिशें थी कि किसी तरह से रजीम चेंज करवा दिया जाए। लेकिन बहरहाल ईरानी अवाम जो थी उस वक्त अपनी उस रजीम के साथ थी जो आज भी रजीम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वही अवाम सड़कों पर मौजूद है, वही अवाम एहतजाज कर रही है। तो क्या यही अवाम अपनी इस रजीम के साथ खड़ी होगी या यही अवाम अपनी रजीम के अगेंस्ट भी जा सकती है? और अगर बैरूनी मुदाखलत की कोई सूरत हाल होती है तो क्या उस वक्त भी यही सूरत हाल होगी, रजीम चेंज की बातें की जाएगी, या आवाम उस वक्त अपने मुल्क को बचाने के लिए एक साथ हो जाती है? जैसे हमने पाकिस्तान में भी देखा था कि सियासी जो है वो बेशक लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जब भारत की जानिब से जंग की सूरत हाल हुई थी तो सब यकज़बान एक पेज पर आ गए थे। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। ईरान की सूरत हाल, अमरीका क्या करना चाह रहा है, इसराइल की जानिब से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है वो क्या करना चाह रहा है, दोनों मिलकर क्या अटैक कर भी देंगे ईरान को, ईरान की मौजूदा पोजीशन क्या है। आपको बताएं कि प्रोग्राम के पहले से भी हमें ज्वाइन किया है कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, आपके ख्याल में ये जो 28 दिसंबर को तेहरान में दुकानदारों की अपनी दुकानें बंद कर देने के साथ एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, फिर नौजवान भी उसमें शामिल हो गए, अब ये जो आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेज़ हो गए हैं, कुछ वहाँ पे ये भी सामने आ रही है कि कितनी वहाँ पे लोग जान की बाजी हार गए हैं, कितने वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इस सब के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल होती वहाँ पे नजर आ रही है आप? बहुत शुक्रिया मुस्तफा, आपने इनवाइट किया। जी सर। देखिए, 3 डायमेंशन से ये शुरू है जो उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं। एक तो हम देख रहे हैं एक्सटर्नल, जिसको आशीर्वाद हासिल है, जो अमेरिका खुद भी कह रहा है और आपने देखा कि सपोर्ट भी वो दे रहे हैं जो मुजाहिरीन को, और उसकी नेचर क्या है वो मैं बाद में बात करता हूँ। एक तो एक्सटर्नल एलिमेंट, जो इंटरनल एलिमेंट है वो डेफिनेटली एक डिस्टेबलाइजेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनकी इकोनॉमी बहुत डिस्टेबलाइज हुई है, चीजें बहुत महंगाई हो गई है, 60% की करीब महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, 15 लाख दिनार के करीब $1 है, तो बाइंग पावर बहुत इफेक्ट हुई हुई है। जिस चीज को आपने, ये दूसरी चीज है। और तीसरी एक और एलिमेंट है जिसका अमेरिका का बहुत एडवांटेज है, वो है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। दे आर बीइंग साइकोलॉजिकली या ज़हनी तौर पर एक कौम को तैयार किया जाए, नंबर 1, और जो लीडर होते हैं उनकी ज़हनी तौर पर शिकस्त दी जाए कि आप तो हार चुके हैं, तो आप बस अपना बंदोबस्त कर लें। इसीलिए आपने नोट किया 4-5 दिन पहले आयतुल्लाह साहब के बारे में एक खबर आई थी कि जी वो तो रूस जाने के लिए जहाज इंतजाम हो चुका है, वो तो जाने वाले हैं। ये बुनियादी तौर पर किसी भी कौम की विल टू फाइट जो है उसको हिट किया जाता है। तो 3 डायमेंशन, इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, एक साइकोलॉजिकल है। एक बात है जो मुख्तलिफ कैसे हैं, इससे पहले भी बहुत दफा मुजाहरे हुए, 1999 में हुए, 2019 में हुए, 2017 में हुए, 22 में हुए। इसमें मुजाहरों में एक है बुनियादी तौर पर, पहले था स्पेसिफिक टू ए प्रोजेक्ट, यानी कि इलेक्शन अगर धांधली हुई है तो उनको लगता था सिर्फ इलेक्शन है, कभी हुई महंगाई के, कभी गवर्नेंस के बारे में हुई, कभी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हुई। लेकिन इस दफा एक यूनिक चीज ये है कि आम आदमी खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तेहरान में तो उन्होंने यही बताया कि आइसोलेटेड जरूर है, लेकिन अनयूजुअल बात इसके अंदर ऐसा ये है कि ये रात को ज्यादातर मुजाहरे हो रहे हैं, जिसके अंदर बहुत एडवांटेज होता है मुजाहिरीन को, गवर्नमेंट को मुश्किल पेश आती है। ट्रेडिशनली जितने 4-5 जो मैंने सालों में, डिफरेंट सालों में जो बात की है, उसमें मुजाहरे दिन को होते थे, लोग विजिबल होते थे, उनकी पहचान हो सकती थी, उनका रूट पता लगता था, उनको फॉलो करना आसान होता था क्योंकि हाइड एंड सीक मुश्किल होता था। तो अब ये रात को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने ब्लैकआउट भी अनाउंस किया कुछ एरियाज में, जिसका मतलब ये है कि अब रात को नई स्ट्रैटेजी है। इसी वजह से आपने देखा कि कोई 45 के करीब कहा जा रहा है कि जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं वो भी मारे गए हैं, जिसमें से अब ईरानियन आर्मी को भी कॉल कर लिया गया है। तो ये एक डिफरेंट डायमेंशन है जिसको कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकली भी है, इंटरनल भी है, डिस्टेबलाइजेशन भी है, और जाहिर है जैसे हम बात कर रहे हैं
एक और यूनिक चीज भी है, जब ये वेस्टर्न मीडिया जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये हर वक्त ये जितने वेस्टर्न चैनल उठाकर देखें वो हर वक्त यही बात कर रहे होते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अमेरिका हमला करने वाला है, अमेरिका किसी वक्त टॉपल कर देगा। शाह फरहान के जो रजा उनके बेटे हैं उनके वीडियो बयान जारी किए जा रहे हैं इन लोगों के हक में कि मैं जल्द आपके दरमियान मौजूद होगा, हम जल्द फतह पा लेंगे। यानी ये मोटिवेशनल बातें की जा रही हैं, जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकली लोगों को डिफीट करने के लिए। अच्छा, एक बात इस सवाल के जवाब में ये है कि जो डायमेंशन डिफरेंट है इस दफा वो ये है कि इनकी इकोनॉमी बेस्ड है ऑयल रिफाइनरीज पर। ठीक है। उस वक्त तक अभी जो आखिरी मैंने कहीं कंफर्म किया है तो उनकी जो लेबर या मैन पावर या मैनेजमेंट है वहां पर डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। अगर एवरीडे बेसिस पे लोग डिफेक्ट होना शुरू होते हैं, सबसे पहले इनकी ऑयल रिफाइनरीज में हड़ताल हो जाती, वो शट डाउन हो जाती और रही सही जो उनकी ऑयल की प्रोडक्शन है वो भी रुक जाती। तो अभी तक वो ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये मल्टी प्रोंग किस्म की डायमेंशन है इस वक्त इस ऑपरेशंस की। चिश्ती साहब, ये जो अभी ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, जिसमें कोई 4-5 ऑप्शंस तो सामने भी आ चुकी हैं कि 4-5 ऑप्शंस हैं, जिसमें मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है ईरान की तरफ से कि ईरान ने कहा है, वो ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुज़ाकरात करने से पहले कोई ऑपरेशन भी कर दिया जाए या कोई स्ट्राइक कर दी जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में भी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर अब आए हैं, उनकी सियासत, उनका माइंड ही कुछ और तरह का है। अमेरिका माजी में भी बहुत सारे ममालिक में मुजाहिरीन की मदद करते हुए मुदाखलत कर चुका है रजीम चेंज पर्पस के हवाले से। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रजीम चेंज हो जाएगा या वक्ती दबाव देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ईरान की पोजीशन वो नहीं है जो कुछ अरसा पहले थी। अभी एक जंग के बाद ईरान बहरहाल कमजोर तो थोड़ा बहुत हुआ है। जी फायदा, आप ठीक कह रही हैं। जब ये जून में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सारा इजराइल के खिलाफ, उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि महंगाई नहीं थी और चैन अमन था और बहुत लोग हंसी खुशी रह रहे थे, ये इकोनॉमिक डिफिकल्टीज नहीं थी। इन चैलेंजेस उस वक्त भी थे, लेकिन आपने नोट किया होगा जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हमारी कौम पूरी यूनाइटेड हो गई, फिर आपने देखा कि जब रिजॉल्व बढ़ जाता है, जब एक्सटर्नल थ्रेट आती है तो लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पे जून में मैंने देखा। जब जून के बाद अभी हम देख रहे हैं, जाहिर है चीजें ट्रिगर बाहर से भी की जा रही हैं, इंटरनली अनरेस्ट है, लेकिन जो नेशनलिज्म होता है वो जरूर भारी हो जाता है डिफिकल्टीज पर, हार्डशिप्स पर। लेकिन आप एग्री करेंगे कि जब बुनियादी तौर पर आपकी जो लिविंग वो इफेक्ट हो जाए, यानी कि जिसका मतलब ये डे टू डे लाइफ खत्म हो जाए, आपकी दवाइयां ना मिले, बच्चों को दूध ना मिले, आपकी खुराक ना मिले घर वालों को, तो फिर नेशनलिज्म बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर जो प्रेजेंट डिफिकल्टी होती है वो सामने आ जाती है। तो यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि ईरानी गवर्नमेंट जो डेली कमोडिटीज हैं, उनकी फूड सप्लाईज है, उनकी मेडिसिन है, राशनिंग है, उनको कितना बेहतर मैनेज करती है, एक बात। और नेशनलिज्म फिर रिवाइव जरूर किया जा सकता है जब ये नेतन्याहू बयान देता है इनके हक में, जब आप देखते हैं कि ट्रंप बयान देते हैं इनके हक में, तो फिर एक नेशनलिज्म जरूर रिवाइव होता है। एक चीज का एडवांटेज अभी भी ईरानियन हुकूमत को है कि ये ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन कोई नहीं है इस वक्त ईरान के अंदर। ऑर्गेनाइज का मतलब है, जैसे आपने कहा कि ट्रेडर्स ने, दुकानदारों ने दुकानें बंद की, फिर स्टूडेंट्स आ गए, फिर जेनजी के बच्चे आ गए, जिनको जो जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल ग्लोबली, उनका ओपिनियन भी यही है कि देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन नहीं है, ये रैंडम हो रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स हैं कहीं पर, कभी यूथ है, कभी वकील है, कभी नॉर्मल डे टू डे मजदूर है, उस तरह के। एक चीज जो एक डिफरेंट एलिमेंट है वो ये है, जैसे मैंने कहा कि इनको ये भी नहीं, मोस्टली शायद अगर आप किसी से पूछें और कुछ जो बाहर का मीडिया ले पाया है वो खबरें, कि यहाँ तक तो वो ठीक है कि वो इस प्रेजेंट सिस्टम से तंग है, लेकिन अगर आप सबसे पूछें कि यूनानिमसली अगर उनके ज़हन में कोई रोड मैप या वे फॉरवर्ड है, तो बहुत सारे ये लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि वाकई हम रजा शाह पहलवी के बेटे को चाहते हैं कि वो आ जाए, वाकई हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, वाकई हम चाहते हैं कि जो रिलीजियस जाहिर है यहाँ पे नेशनलिस्ट और वो यहाँ पे जो है हुकूमत कर रहे हैं वो चले जाए यहाँ से। आई थिंक रोड मैप अभी भी किसी को क्लियर नहीं है। आप बात कर रहे हैं सर कि रोड मैप किसी को क्लियर नहीं, अगर लोगों से पूछा जाए, अगर अमेरिकन सदर से पूछ लिया जाए कि वो अगर रजीम चेंज कर लेंगे तो उनके नज़र में फिर ऑल्टरनेट रजीम क्या होगी, तो क्या आपके ख्याल में इजराइल की तो जो कार्रवाइयाँ हैं वो शायद ट्रंप को भी आगे लगा ले, अमेरिका को आगे लगा ले, जैसे हमेशा से एक हिस्ट्री रही है कि उनको साथ वो घसीट लेते हैं, लेकिन क्या उनके पास रोड मैप है कि उन्होंने आगे क्या करना है आपके ख्याल में? जी फायदा, उनको मेरा ख्याल है कि यहाँ तक क्लियर है कि ये वाली रजीम उनको बारे में नहीं है, वो इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अब आप देखिए जियोपॉलिटिकल और चेंजेस इस एरिया में क्या आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि आपने देखा जो सोमालीलैंड है, जो सोमालिया का एक कट ऑफ या रेबल हिस्सा है, उस वहाँ इजरायली फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं।
तौर पे आप पूछेंगे कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का सोमालीलैंड जो एक लैंड एक्सटेंडेड लैंड है, यहाँ पे गवर्नेंस कोई भी नहीं मान रहा, इवन ओआईसी नहीं मान रही, वहां पे इनका क्या काम था? उनका काम ये है कि बुनियादी तौर पर एक तरफ ईरान को कमजोर करें, ईरान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस यमन पर है, उसको कंट्रोल करें, वहां से उसके नेबरहुड में सोमालिया है उसको और सोमालीलैंड को कंट्रोल करें। और जब ये इतने एरियाज को कंट्रोल कर लेंगे, सोमालीलैंड का अगर आप नक्शा देखें जहां ये इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, तो ये ऑन द एज है, सुएज कैनाल की एंट्री की तरफ एक किस्म का एक एज बनता है, कर्व बनता है, वहां पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वहां की ट्रैफिक सोमालीलैंड के लोगों में हाथ में आ जाएगी। और सोमालीलैंड का देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं इजरायली सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ईरान का इन्फ्लुएंस उधर माइनस होगा, उनका बढ़ जाएगा, फुट ऑन द लैंड हो जाएगी। और आखिरी पॉइंट जो आप कह रही है रोड मैप को, जहां पे अमेरिकन डेफिनेटली क्लियर नहीं होंगे, वो ये है कि देखिए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन या इजरायली ये जुर्रत करेंगे कि इजराइल जो ये जुर्रत करेंगे कि ईरान के लिए फुट ऑन ग्राउंड की कोई कभी भी कोई एक्सेप्ट करें या इसके लिए प्रोसीड करें, क्योंकि फुट बहुत चैलेंजिंग होगा। हिडन तो हो सकता है, कंसीव हो सकते हैं, बिहाइंड द सीन कुछ और हो सकते हैं, फ्रंट पे फेसेस ईरानी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कभी भी रिजीम चेंज फुट ऑन ग्राउंड या कोई ट्रूपर्स लैंड करवाकर, जिस तरह वेनेजुएला का उन्होंने किडनैप करके या हाईजैक कर दे गए, उस तरह का मैंने कोई फोर्स ही देख रहा। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमें जॉन हुसैन ने ज्वाइन किया है, सहाफ़ी हैं तेहरान से, वहाँ की तेहरान की। चिश्ती साहब थोड़ी सी सूरत हाल जान लेते हैं, फिर आपसे मज़ीद उस सूरत हाल पे डिस्कशन रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जॉन। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे, कुछ स्टेबल हुए हैं हालात या मज़ीद वर्स होते देख रहे हैं? क्या सिचुएशन क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या है? देखिए आई वुड से अभी फिलहाल तो इट्स कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। कोई आई थिंक कोई और भी अगर यहाँ होगा और तो भी आपको यही जवाब देगा। बिल्कुल थर्सडे और फ्राइडे को सिचुएशन जो है वो वायलेंट थी और चीजें जो है वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत नुकसान भी देखा गया, लेकिन अभी इस वक्त आई वुड से बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने सारी सिचुएशन को। जी मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी एक प्रो गवर्नमेंट रैली से आया हूँ जो एंटी राइट रैली है। मैंने देखा है लाखों लोग, मतलब हंड्रेड्स में अगर मल्टीप्लाई करें लोकल प्रोटेस्ट उनकी तादाद को अगर हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई करें तो इतने ज्यादा लोग थे। ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो आए लोग, लेकिन मैंने आज देख लिया कि बहुत ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है इस वक्त है सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट लोगों से। जॉन एक चीज़ बताइएगा, अभी जैसे चिश्ती साहब कह रहे थे कि वहाँ की आवाम को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन है, शायद उनको वो नहीं आइडिया कि हमने ऑल्टरनेट में क्या चीज़ें लेके आनी है, या उनके पास रोड मैप नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन या उस तरह से वो चीज़ें नहीं है, बस वो एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। मुझे ये बता दें, कुछ लोगों से अगर आपकी डिस्कशन हुई हो, वहाँ का माइंडसेट पढ़ रहे हो लोगों का, क्या लोग कहते हैं? इसी रजीम के साथ चलना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रजीम चेंज करना चाहते हैं, या चाह रहे हैं कि रजीम चेंज हो और उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि हाँ ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर ये इसके पास हुकूमत आ जाए? कट गया था बीच में क्योंकि आई थिंक स्टार्ट हो रहा था कुछ यहाँ पे, बट मैं समझ गया आपके सवाल का। शायद अगर मैं सही समझा तो आपने कहा कि क्या यहाँ पे लोग ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के साथ, अगर मेरी बात चाहती। देखिए एक तरीका तो ऑब्वियसली देखने का ये है कि आप ये देखें महसा अमीनी के जो प्रोटेस्ट हुए थे ग्रैंड स्केल थे, और तो कोई यूनिफाइड ऑपोजिशन या एग्री विद चिश्ती साहब कि कोई जो है वो ऑपोजिशन ऐसी सच कोई फिगर हेड नहीं लीड कर ऑपोजिशन को सिस्टमैटिकली, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जब आता है तो वो भी स्कैटर्ड नहीं होता, वो भी काफी आपको ग्रैंड स्केल पे नजर आता है। महसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए, गैसोलीन प्राइसेस पे जो प्रोटेस्ट हुए, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो नजर आते हैं बावजूद इसके कि ऑपोजिशन प्रेजेंट नहीं है। और जो अभी उसमें भी ये नजर आया, लेकिन इस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ स्थिति क्योंकि वायलेंस के नाम और साथ ही साथ मोसाद का ट्वीट आना, हेरिटेज मिनिस्टर का ट्वीट आना, हमारे बंदे मौजूद, हम साहब का ट्वीट आना। देखिए दीज थिंग्स एक्चुअली मतलब ये चीजें कुछ करती हैं लोगों को इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो मॉडरेट लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट में पुश होते हैं इन चीजों को देख के। एंड आई थिंक अमेरिका ने जो आई थिंक उनको असेसमेंट करनी चाहिए, जो जंग हुई थी पहले उस पर पुश हुए लोग गवर्नमेंट की तरफ, और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इतनी खूनरेजी हुई यहाँ पे, लोग मारे, बच्चे
इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मारा गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी आग लगाई गई साथ साथ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेंटिमेंट जो है वो अगर जनरेट हो भी रहा होता है तो वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाजारी की, फॉर एग्जाम्पल बाजारी थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेजिटिमेट जेन्युइनली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन प्रोटेस्ट को बाजारी बगौर बाजारियों के वो कहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया होगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिनको प्रोटेस्ट करना है वो भी प्रोटेस्ट से पीछे हटते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बैरूनी मुदाखलत और यहाँ पे अनासर ऐसे मौजूद हैं जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मुल्क को। तो आई थिंक ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आई डोंट थिंक ये यूनिलेंस से हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आयतुल्लाह खामनेई की जो सपोर्ट बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो खामोश है। उनको आयतुल्लाह कि आप वेल रखें, अपोजिशन को बोलना है, उनको बोलना ना करें। तो सिंपलिस्टिक नहीं है टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व है। मैं आती हूँ जॉन आपकी तरफ। मैं जान लूँ ज़रा चिश्ती साहब से। चिश्ती साहब, इस वक्त दो मुल्क हमारे जहन में आते हैं जब हम ये सारी सूरत हाल देखते हैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। एक शाम है और एक लीबिया है। इन दोनों ममालिक में सर मुजाहिरीन को बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका ने मुदाखलत की थी। अब बुनियादी तौर पर तो ये एक बैनुल अक़वामी और गैर मुल्की मुदाखलत थी जिसका मकसद रजीम चेंज था, और वो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त क्या है उन ममालिक की, वो बर्बाद होकर रह गए। रिसेंट हमारे पास एग्जाम्पल वेनेजुएला के हवाले से है। इस वक्त ईरान का जो सूरत हाल है आइडियोलॉजी के हिसाब से, आबादी के लिहाज से, ताकत के लिहाज से इन ममालिक से बहुत डिफरेंट है। लेकिन फिर भी ये जो जून में ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद जो ताकत पहले ईरान की थी वो अब नहीं रही है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ईरान दोबारा इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाके उसको बेयर कर लेगा, या हालात कुछ और ही देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे जॉन साहब कह रहे थे ना कि वहां पर एक अब कम हो रहा है प्रेशर। वो प्रेशर कम होने की वजह ही यही है कि गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है नेशनलिज्म को दोबारा रिवाइव करना अगर फॉरेन फोर्सेस जब आपके हक में, उन मुजाहिरीन के हक में बयान देना शुरू कर दें, हुकूमत को वार्निंग दे दें कि अगर गोली चलाई तो हम आपसे निपटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो लोगों में एक सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म जब आ रहा है। मैं खुद जब मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था हमारी एयरफोर्स की एकेडमी में, पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी में, तो मैं इंस्ट्रक्टर रहा ईरानी कैडेट्स का, तो मैंने उनको फ्लाइंग सिखाई थी। तो मैं कंपेयर करता हूँ आज भी इतने सालों बाद भी कि ईरानी कैडेट्स जो थे वो इंतहाई पैट्रियट एंड नेशनलिस्ट थे और बहुत आउट परफॉर्म करना चाहते थे दूसरे मुल्कों के कैडेट्स को। तो वो आज भी मुझे उनका माइंडसेट याद है। तो ईरानी एक तहजीब है जो हजारों साल से यहाँ पे है, जैसे चाइनीज तहजीब है। बाकी मुल्क डिवाइड हुए ज्योग्राफिकली बाद में, जैसे इंडिया के बाद जो है बाद में डिवाइड हो गया पाकिस्तान, बहुत सारे यूरोप की एक तारीख है। इसी तरह ईरानियन तारीख हजारों साल पहले फैली हुई है। तो जब इतनी तारीख रिच हो आपकी किसी मुल्क की, तो उतना ही नेशनलिज्म उजागर करना, रिवाइव करना और आपको ये याद दहानी कराना कि हम एक कौम है, हम एक थ्रेटेंड है, हमें एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सप्लॉइट कर रही हैं, तो उतनी ही यूनिटी देता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए इजराइल की क्या पॉलिसी है। हालांकि इजराइल ईरान से 30 गुना छोटा है, पाकिस्तान से 70 गुना छोटा है ज्योग्राफी आप देखिए, लेकिन उसके अपने एजेंडे हैं कि अगर मैं ट्रिगर करता हूं तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यमन के हाथ में आ जाता है, जब यमन हाथ में आ जाता है, सोमालिया उनके हाथ में आ जाता है, सोमालिया और ये आ जाते हैं, तो फिर हमास को वो इफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमास की बड़ी लॉयल्टी म्यूचुअली है ईरान के साथ। तो वो ये समझते हैं कि अगर रजीम हमारी मर्जी की आ जाए तो यमन हो गया, सोमालिया हो गया, हमास हो गया, जितने हमारे खिलाफ लड़ने वाले पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और तो ना होने के बराबर है वो रह गई, हिजबुल्लाह हो गया। तो वो समझ ये रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली एक रजीम करके उसके जो डोमिनो इफेक्ट होगा उससे बहुत बेनिफिट ले सकेंगे। मेरा मानना ये है, उनके लिए ये गोल है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर सबसाइड हुई तो बुनियादी तौर पर ये इजराइल की और अमेरिका की जो हिमायत हुई है शायद उसकी वजह से यूनिटी दोबारा रिवाइव हो जाए और हुकूमत अपने सर्वाइवल में कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे जॉन कह रहे थे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं जब कुछ बैरूनी मुदाखलत होती है। चिश्ती साहब, एक आखिरी सवाल सर, 1979 के एहतजाज में उस वक्त भी कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कुछ हालात ऐसे थे, कुछ अवामिल ऐसे थे जो आज भी उससे काफ़ी मैच करते हैं। आपको लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी डोनाल्ड ट्रंप की? उनके बड़े सारे महाज वो खोल चुके हुए हैं ऑलरेडी। एक ट्रंप, एक अमेरिकी सदर किधर किधर जाके तो मामलात जो है वो इस तरह से मुदाखलत करेंगे, जबकि वो ऑलरेडी अनाउंस इस बयानिए पे आए थे अनाउंस करके कि जी मैं तो जंगे रुकवाऊंगा। अब अमेरिका के अंदर भी एहतजाज हुआ जब हमने देखा कि गजा का मामला हुआ था, उस वक्त इसराइल के अगेंस्ट जो है इसराइल में भी एहतजाज हुआ, उनके अवाम जब तंग आ गई।
क्या ये लोड अपने ऊपर ट्रंप लेंगे बराह रास्त मुदाखलत करने का ईरान के, या वाया इजराइल जैसे लास्ट टाइम हुआ था कुछ इस तरह की मुदाखलत हो गई, या सिर्फ बयानबाजी है, कुछ नहीं होगा, प्रेशर ही डालना है? देखिए फायजा, 79 में जब ये टेक ओवर हुआ है या चेंज हुआ सब कुछ, आयतुल्लाह खुमैनी आए यहाँ पर इतने सालों के एग्जाइल के बाद, मैंने जो आपको किताबों में पढ़ा एज ए नौजवान अफसर, मैं भी ये समझ सकता हूँ, आज भी समझ सकता हूँ कि उसमें भी अमेरिका की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन थी उनके ओवरथ्रो में या उनके हटे जाने में। क्यों? जो पहलवी थे, जो शाह पहलवी थे, वो इतने ज्यादा बाइस्ड हो गए थे अमेरिकन रजीम की तरफ कह लें या उनके ख्यालात की तरफ, कि यहाँ पे ईरानियन ने ये सोचा कि हम तो एक पपेट कंट्री बन चुके हैं इस पूरे रीजन के अंदर, जहां से हमें अमेरिका के इंटरेस्ट से कंट्रोल किया जाता है, हम एक रीजनल पुलिसमैन बन गए हैं अमेरिका के बिहाफ पे। तो जैसे मैंने कहा कि फिर उनकी नेशनलिज्म उस वक्त भी आयतुल्लाह खुमैनी ने जो रिवाइव की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम एक कौम है, हमारी एक रिच हिस्ट्री है, हम गुलाम कभी नहीं रहे। तो जब नहीं रहे तो इसका मतलब है लोगों के अंदर उस वक्त भी नेशनलिज्म आया, जिसकी वजह से लोगों ने शाह ईरान का साथ छोड़ा, और आयतुल्लाह खुमैनी जो फ्रांस में थे, वहां रहते भी नहीं थे, फिर भी वेलकम किया। और रातों रात आप देखिए, मैं कल कसूरी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका एक बयान देख रहा था, उनका एक टॉक शो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले हम शाह ईरान से मिलकर आए थे उस जमाने में, और मिलने के बाद उस एरिया में कहीं हमने नहीं देखा था कि कोई अनरेस्ट होगी। लेकिन जब खड़ी होती है लोग, जब लोगों में पैट्रियटिज्म आ जाता है, कॉज आ जाती है, फिर उनके लिए उस वक्त एडवांटेज ये था। आयतुल्लाह जैसी बहुत ही बड़ी कदावर शख्सियत एक रोल मॉडल थी जिसको वो लुक फॉरवर्ड करे, जबकि अभी पोजीशन है इसके पास वो रोल मॉडल या लीडरशिप एक डेफिसिट है, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि रडरलेस जहाज है जिसके अंदर लोगों की इंस्पिरेशन जायज होंगी, लेकिन ऑपोजिशन कोई ऑर्गेनाइज्ड और वेल, जिसको कहते हैं इंस्पायर्ड किस्म का कन्वर्ज नहीं कर पा रहे इतने लोगों को। मेरा मानना ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जौहर हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मियां सैफुर रहमान साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, और इसी पर डिस्कशन रहेगी कि ईरान के हालात क्या होंगे। मज़ीद जॉन से भी जानेंगे कि वहाँ पर वो क्या देख रहे हैं, हुकूमत साथ कितनी स्ट्रेंथन है। लेकिन इस ब्रेक के बाद